Hello everyone, Mohit Raheja this side from PMKK Sirsa. I hope you are doing well and keeping safe. तो आज है डे सेकंड और आज का हमारा टॉपिक है इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइसेस। ये है हमारे आज के कंटेंट्स। आज हम इनके बारे में जानेंगे, कंप्यूटर में इनका क्या क्या कार्य है और ये कहाँ कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। कंप्यूटर को जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं या कंप्यूटर में हम जो डेटा इनपुट करते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो हम इनपुट डिवाइस के माध्यम से ही देते हैं। फिर कंप्यूटर उसे अपने समझने के लिए बाइनरी में चेंज करता है और वो डेटा प्रोसेस के लिए सीपीयू में जाता है। सीपीयू उसे प्रोसेस करता है और जो रिज़ल्ट है वो हमें आउटपुट डिवाइस के माध्यम से दिखाता है। तो अब आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइस समझ में आ गया होगा। कंप्यूटर को जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं या जो डेटा फीड करते हैं वो हम इनपुट डिवाइस के माध्यम से करते हैं। फिर कंप्यूटर प्रोसेस करके जो हमें रिज़ल्ट देता है वो हमें आउटपुट डिवाइस के माध्यम से देता है। बिल्कुल सिंपल सा एक लाइन का है। अब हम इनपुट डिवाइस को पहले पढ़ते हैं। तो सबसे बढ़िया जो इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है वो है हमारा कीबोर्ड। तो कीबोर्ड तो आप सभी ने देखा होगा। कीबोर्ड में सबसे टॉप पे लेफ्ट साइड में जो पहला बटन होता है बिल्कुल अकेला, वो है एस्केप बटन। एस्केप बटन का क्या काम है? ये किसी भी ओपन फाइल से हमको बाहर निकलने में मदद करता है। तो यदि आप पावर पॉइंट अगर प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो आपको अगर एग्ज़िट करना है तो आप एस्केप बटन दबा दीजिए, आप पावर पॉइंट से एग्ज़िट हो जाएंगे। अगर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं और उसमें कोई फुल स्क्रीन पे चल रहा है और अगर आप उससे बाहर निकलना चाहते हैं तो आप एस्केप बटन दबा दीजिए, आप उससे बाहर निकल जाएंगे। तो ये किसी भी रनिंग फाइल से बाहर निकलने के लिए मदद करता है। इसके बगल में F1, F2, F3, F4, F12 तक होता है। टोटल ये 12 कीज़ होती हैं। F का मतलब है फंक्शन कीज़। तो इन्हें फंक्शन की कहा जाता है, जो कि 1 से लेकर के 12 तक है। तो ये एक सवाल बनता है कि ये पूछा जाता है कि फंक्शन कीज़ की संख्या कितनी होती है। तो ये जो है ये 12 संख्या है। इसके बगल में जो है वो प्रिंट स्क्रीन का एक बटन है, उसके बगल में स्क्रॉल लॉक है और पेज ब्रेक है। उसके बाद आपको ये सामने ये 3 लाइट्स होती हैं। जो पहली लाइट है ये नम लॉक की लाइट है। ये जो नीचे आपकी जो कीज़ होती हैं 0 से लेकर के 9 तक, इनको न्यूमेरिक कीज़ कहा जाता है। और अगर आप कीबोर्ड पे काम कर रहे हैं, न्यूमेरिक कीज़ पे आप काफ़ी तेज़ी से नंबर्स टाइप कर लेते हैं। ये कैलकुलेटर की तरह होता है। तो अगर वो काम नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि जो नम लॉक है, जो सबसे न्यूमेरिक की में सबसे ऊपर कोने में जो बटन है नम लॉक का लिखा होता है नम लॉक, तो वो ऑफ है। तो आप उसे ऑन करेंगे तभी ये काम करेगा। तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये ऑन है या ऑफ है? तो ये जो 3 लाइट होती है उसमें पहली लाइट जो है वो नम लॉक की होती है। तो अगर ये लाइट बुझी हुई है इसका मतलब नम लॉक ऑफ है, और अगर लाइट जल रही है मतलब नम लॉक ऑन है। तो आप इसको काम कर सकते हैं। उसके बाद अब हम अभी लेफ़्ट साइड में आ जाते हैं। तो ये टैब है। टैब जब हमें थोड़ा स्पेस दे के कुछ लिखना होता है तो उसका हम इस्तेमाल करते हैं। उसके नीचे कैप्स लॉक है। कैप्स लॉक अगर आप कैपिटल लेटर में लिखना चाहते हैं तो कैप्स लॉक ऑन कर देते हैं। तो आप कैपिटल में लिखेंगे, जब आप इसे ऑफ़ कर देंगे तो स्मॉल लेटर में लिखेंगे। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये ऑन है या ऑफ़ है? तो जब आप कैप्स लॉक ऑन करते हैं तो यहाँ जो 3 लाइट है, तो बीच वाली जो लाइट है ये कैप्स लॉक के लिए। तो अगर आप इसको ऑन करेंगे कैप्स लॉक तो ये जल जाएगा। ये जब जल रहा है इसका मतलब आप कैपिटल लेटर में लिख रहे हैं, और अगर ये लाइट बुझी हुई है मतलब कैप्स लॉक ऑफ है। तो मतलब आप छोटे अक्षरों में लिख रहे हैं इंग्लिश के। उसके नीचे ये शिफ्ट का बटन है। उसके नीचे ये कंट्रोल है। कंट्रोल को शॉर्ट में CTRL लिखा होता है हर कीबोर्ड पे। इसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोल की कहा जाता है इसे। उसके बगल के की पे सिर्फ लोगो बना होता है विंडोज़ का, और इसे विंडोज़ की कहा जाता है। इसके बगल में ऑल्ट लिखा होता है ALT, इसको अल्टरनेट की कहा जाता है।
ये कीबोर्ड का सबसे लंबा बटन ये होता है, इसको स्पेस बार कहा जाता है। और ये जो 4 जो एरो होती हैं ये आपको मूव करने के लिए होती है। अच्छा, ये जो तीसरी लाइट जो है ये किस काम आती है? ये किसके लिए है? ये स्क्रॉल लॉक के लिए है। ये जो ऊपर ये जो आपका जो स्क्रॉल लॉक का जो बटन है, जब आप इसे ऑन करते हैं तो ये तीसरी लाइट जल जाती है। इसका मतलब कि स्क्रॉल लॉक एक्टिवेटेड है। तो ये 3 लाइट का आपको मैंने बता दिया कि ये किस किस चीज़ के लिए। एग्ज़ाम में ये भी पूछ लेता है कि 4 ऑप्शन दे देगा और कहेगा कि इसमें से किसके लिए लाइट नहीं जलता कीबोर्ड पे। तो 3 के लिए मैंने बता ही दिया कि नम लॉक के लिए, कैप्स लॉक के लिए और स्क्रॉल लॉक के लिए, इन तीनों के लिए लाइट होता है। उसके अलावा जो भी चौथा वो ऑप्शन में देगा वो उसके लिए लाइट नहीं होता है। अब आपको ये इतना क्लियर हो गया होगा। अब ये आपके कीबोर्ड में अब सिर्फ इतना रह गया है, प्रिंट स्क्रीन के नीचे की ये जो 6 बटन है। पहला है इंसर्ट, उसके ठीक नीचे डिलीट का बटन है, बीच में ये होम का बटन है, उसके नीचे एंड का बटन है। अब होम और एंड ये जो है इसको मैं यूज़ बता देता हूँ। डिलीट का मतलब आप जानते ही होंगे। होम में क्या होता है कि यदि आप नेट पे यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं और आप किसी पेज के सबसे लास्ट में पहुंच गए, बहुत लंबा आर्टिकल था मान लीजिए, और आप पेज के बिल्कुल लास्ट में पहुंच गए हैं और आप बिल्कुल टॉप पे पहुंचना चाहते हैं, तो आप एक बार होम बटन प्रेस कर दीजिए, आप एक बार में ही टॉप पे पहुंच जाएंगे। और अगर आप किसी पेज के टॉप में हैं और आप सबसे लास्ट में पहुंचना चाहते हैं तो आप एंड बटन प्रेस कर दीजिए, तो आप बिल्कुल लास्ट में पहुंच जाएंगे उसके। तो आपको ये पता चल गया कि होम और एंड का क्या यूज़ है। पेज अप और पेज डाउन के बगल में ही पेज अप सिंपल सा है। अगर आपने जैसे अभी मैं MS पावर पॉइंट पे काम कर रहा हूँ, तो अगर मुझे एक पेज ऊपर जाना है तो मैं पेज अप पे क्लिक कर दूंगा, एक पेज ऊपर चला जाएगा। ये पेज डाउन में आप जितनी बार प्रेस करेंगे आप उतने पेज नीचे चलते चले जाएंगे। ये आपका MS वर्ड पे भी काम करेगा, पावर पॉइंट पे भी काम करेगा, जहाँ भी एक से ज़्यादा पेज है हर जगह ये काम करता है, पेज अप और पेज डाउन। तो ये काफ़ी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगले पे आते हैं। कीबोर्ड के बाद फंक्शन कीज जो कितनी है, अभी बताया आपको 12 होती है। अब ये 12 के मतलब नहीं पूछता एग्ज़ाम में, ये जो भी पूछता है जो ज़्यादा ज़रूरी है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी के बारे में पूछता नहीं है जल्दी। तो F1 किस काम आता है? F1 हेल्प के लिए है। तो अगर आप कहीं पे भी अटक गए हैं और आपको मदद चाहिए तो आप F1 प्रेस कर देंगे तो आपको तुरंत हेल्प खुल के आ जाएगा। अब ये जो हेल्प खुलेगा ये आपने जो भी ओपन किया हुआ है उसी का हेल्प खुलेगा। जैसे इस समय मेरा पावर पॉइंट खुला हुआ है, यहाँ मैं F1 की प्रेस कर रहा हूँ तो मेरे पास पावर पॉइंट की हेल्प ओपन होगी। अगला है F2। F2 जो है फाइल या फोल्डर को रीनेम करने का काम करता है। कैसे करता है? सबसे पहले आपको जो भी फाइल है आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे अभी मैंने ये माउस से सेलेक्ट कर लिया। अब मैं F2 प्रेस करूँगा तो लिखने को आ जाएगा। अब मैं कुछ भी इसका फाइल का नाम दे देता हूँ और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा फाइल का नाम चेंज हो गया। तो आप इस तरीके से फाइल का नाम F2 प्रेस करके चेंज कर सकते हैं। फोल्डर के साथ भी सेम चीज़ है। आप इसको, अब आपको एक दूसरा तरीका भी बता देता हूँ। राइट क्लिक अगर आप माउस से करेंगे तो लास्ट में आपको ये प्रॉपर्टीज़ के ऊपर रीनेम का ऑप्शन मिल जाएगा। इसे क्लिक करने पे भी आप इस फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं। और आप कंप्यूटर पे जो भी काम करते हैं उस कमांड को लागू करने के लिए जब आप एंटर प्रेस करते हैं तो वो कमांड एक्टिवेट हो जाता है। तो आपको F1 और F2 ये दो कीज़ के बारे में अच्छे से जानकारी होगी। अब हम F3 पे आते हैं। F3 किसके लिए है? सर्च के लिए है। सर्च जो भी आपने फाइल ओपन किया हुआ है उसी का सर्च खुलेगा। अगर आप MS वर्ड पे काम कर रहे हैं तो MS वर्ड का सर्च खुलेगा। अगर आप इंटरनेट पे काम कर रहे हैं तो इंटरनेट में उसका सर्च खुल जाएगा। तो आप जिसका भी सर्च, मतलब जो भी फाइल आप ओपन किए हुए हैं सर्च उसी का खुलेगा। अगर आप एडोब पे काम कर रहे हैं, एडोब रीडर पे,
जैसे आप कोई रिजल्ट देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो F3 प्रेस कर देंगे तो सर्च का ऑप्शन आ जाएगा वहाँ। तो F3 जो है वो सर्च के लिए है। इसके बाद आपको F5 पूछता है, तो F5 किस लिए? रिफ़्रेश के लिए है। हम जो माउस से डेस्कटॉप पे अक्सर जो राइट क्लिक करके और रिफ़्रेश करते रहते हैं, कई लोगों को आपने देखा होगा। हालांकि आजकल जो सिस्टम आ रहा है उसमें रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक ज़माने में जब P4 वगैरह चलता था तब इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी। तो ये जो रिफ़्रेश जो आप करते हैं, आप इसे F5 प्रेस करके भी रिफ़्रेश कर सकते हैं, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ। तो F5 अगर आप विंडोज़ पे यूज़ कर रहे हैं तो रिफ़्रेश करने का काम करेगा। अगर आप पावर पॉइंट यूज़ कर रहे हैं तो अगर आप F5 प्रेस करेंगे तो स्लाइड शो शुरू हो जाएगा, मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शुरू हो जाएगा। और प्रेजेंटेशन ख़त्म करने के लिए या बाहर निकलने के लिए आप क्या करेंगे? एस्केप की का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप एस्केप बटन दबा देंगे तो आप उससे बाहर निकल आएंगे। अब F5 के बाद आता है F7 जो पूछा जाता है। तो ये MS वर्ड पे अगर आप काम कर रहे हैं तो उसमें स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने का काम करता है F7। फिर F11 पूछा जाता है, तो ये जो फुल स्क्रीन को लागू करने और बाहर निकलने के लिए F11 का इस्तेमाल होता है। तो अगर आप नेट यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट, और जो भी ब्राउज़र आपने ओपन किया हुआ है, तो अगर आप F11 प्रेस कर देंगे एक बार तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। और अगर आपको फुल स्क्रीन हटाना है तो आप फिर से प्रेस कर दीजिए F11, तो फुल स्क्रीन से बाहर निकल आएंगे। तो यही इतना फंक्शन की में पूछता है। अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो फंक्शन की से इसके बाहर जल्दी नहीं पूछता है, तो ये आपको क्लियर रहेगा। अब हम अगले डिवाइस पे आते हैं, इनपुट डिवाइस, वो है माउस। माउस को बता दूं कि 1977 में इसका आविष्कार हुआ था। आगे ये सवाल मैंने डाला हुआ है, तो अभी आगे इस पर फिर से बात करेंगे। माउस में टोटल 3 बटन होते हैं। एक राइट क्लिक करते हैं, लेफ्ट क्लिक करते हैं, और बीच में एक व्हील होता है स्क्रॉल करने के लिए, जैसा कि आप इसमें देख रहे होंगे। और माउस अगर आपने काम किया होगा तो आपने देखा भी होगा, माउस में एक बीच में व्हील होता है और दोनों साइड में लेफ्ट और राइट बटन क्लिक करने के लिए होता है। तो लेफ्ट क्लिक से क्या होता है? ये सिलेक्शन का काम करता है। जैसे आपको मैं दिखा दूं, जैसे ये फाइल है, अब मैं लेफ्ट क्लिक अगर इस पर एक बार सिंगल कर दूंगा तो ये फाइल सेलेक्टेड है। तो मेरे को जो भी फाइल सेलेक्ट करना है मैं उस पर क्लिक कर दूंगा तो फाइल सेलेक्टेड हो जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो लेफ्ट की जो है वो किस काम आती है? लेफ्ट क्लिक, ये फाइल सिलेक्शन का काम करती है। अगर हम किसी फाइल पर डबल क्लिक कर देंगे तो क्या हो जाएगा? तो ये फाइल ओपन हो जाएगा। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, मैंने डबल क्लिक कर दिया तो फाइल ओपन हो गई। सिंपल है, ये सब आपने इस्तेमाल भी किया होगा तो आपको पता ही होगा, बहुत आसान सवाल है ये सब। राइट क्लिक से क्या होता है? कमांड की लिस्ट ओपन हो जाती है। अब ये जो राइट क्लिक है, ये जो भी आपने ओपन किया हुआ है उसके कमांड की लिस्ट खुलेगी। जैसे यहाँ पावर पॉइंट है, मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर दूंगा तो पावर पॉइंट में यहाँ पे जो काम हो सकता है उसकी लिस्ट खुली। लेकिन अगर मैं डेस्कटॉप पे अगर राइट क्लिक कर दूंगा तो डेस्कटॉप की कमांड की लिस्ट खुलेगी। तो ये जहाँ जैसी ज़रूरत होती है राइट क्लिक करने पे उसी का कमांड लिस्ट खुलता है। तो याद रखिएगा, बहुत ही बेसिक सवाल है ये। इसके बाद ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप क्या है? ये माउस से किया जाता है। ये सवाल पूछता है कि ड्रैग और ड्रॉप कौन करता है, तो हम माउस के माध्यम से कर सकते हैं। तो किसी फाइल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने को और रख देने को, अगर एक फाइल को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख रहे हैं तो वो ड्रैग एंड ड्रॉप हम कर रहे हैं। करते कैसे हैं? जो भी फाइल उठा के ले जाना है उसको हम सेलेक्ट करेंगे और हाथ जो आपका लेफ्ट है उससे सेलेक्ट किया और उसको प्रेस करके रखा, उसको छोड़ते नहीं हैं। उसके बाद उसको उठा के हम जहाँ छोड़ देंगे ये वहीं पे पड़ा रहेगा। तो इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कहते हैं। एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे ड्रैग करते हुए ले गए और ड्रॉप कर दिया। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा इनपुट डिवाइस में माउस। अब अगले पे आते हैं, तो अगला है ट्रैक बॉल। ये माउस का बड़ा भाई है कह सकते हैं।
ये बिल्कुल माउस की तरह ही होता है, जैसे कि आप इसमें देख रहे होंगे कि इसमें भी एक व्हील है, लेफ़्ट बटन है, राइट बटन है, और इसमें अलग से एक बॉल होती है जिसको हम घुमाते हैं तो मूवमेंट होता है। तो इसका जो इस्तेमाल है वो चिकित्सा के क्षेत्र में कैड तथा कैम में किया जाता है। तो ये सिर्फ यही पूछता है कि ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइस है, इतना ही पूछता है, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल मांगता नहीं है। फिर है जॉयस्टिक। अगर आप गेम के शौकीन हैं तो आपको पता ही होगा कि जॉयस्टिक क्या होता है। ये ट्रैक बॉल का भी बड़ा भाई है। इसमें क्या है कि यहाँ पे बॉल की जगह पे एक स्टिक होता है। जो ट्रैक बॉल में एक बॉल था, लेकिन यहाँ पे बॉल की जगह पे स्टिक होगा, तो इसको जॉयस्टिक कहा जाता है। इसके बाद है स्कैनर। स्कैनर आप लोग जानते ही होंगे। आप नौकरी की फॉर्म भर रहे हैं तो आप अपना फ़ोटो और सिग्नेचर तो स्कैन करके ही सिस्टम में डालते हैं, अपलोड करते हैं साइट पे। तो पता है कि स्कैनर क्या है, फिर भी बता देता हूँ कि ये जो है ये हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में चेंज कर देता है। जो कोई भी इमेज फाइल है उसको डिजिटल रूप में परिवर्तित करके सिस्टम में फीड कर लेता है, इसे स्कैनर कहते हैं। अब आज की डेट में जितने प्रिंटर आ रहे हैं वो 3-in-1 है। ये पुराने ज़माने में क्या होता था कि स्कैनर अलग से ख़रीदना पड़ता था, प्रिंटर अलग होता था, फ़ोटोकॉपी की मशीन अलग होती थी। आज की डेट में लोग 3-in-1 लेते हैं, तो 3 काम इकट्ठा करता है। वो स्कैन भी करता है, फ़ोटोकॉपी भी करता है और प्रिंट भी करता है। प्रिंटर है तो प्रिंट करेगा ही। तो आज की डेट में जितने भी आ रहे हैं वो तीनों का मिक्स आ रहा है। तो स्कैनर क्या है, इनपुट डिवाइस है, क्लियर हो गया। इमेज फाइल को डिजिटल रूप में परिवर्तित करके सेव कर देता है कंप्यूटर के अंदर। हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है। हार्ड कॉपी क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी क्या होता है? हार्ड कॉपी जिसे आप छू के महसूस कर सकते हैं, जो आपके हाथ में हो, जैसे अगर आप, और सॉफ्ट कॉपी जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, वो सॉफ्ट कॉपी है। तो क्लियर हो गया होगा हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी क्या होता है। अगर आप उसी को प्रिंट आउट ले लेंगे तो आपके हाथ में हार्ड कॉपी आ गया, लेकिन अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं सिर्फ, तो वो सॉफ्ट कॉपी है। स्कैनर के बाद अब आते हैं माइक्रोफोन्स। पता ही है आपको, बताने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप पुराने साइबर कैफ़े वगैरह में जाते होंगे तो आपने ऐसा हेडफोन देखा होगा जिसमें माइक लगा रहता है, बहुत यूज़ होता है। इसके बाद इस तरह के भी माइक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, ये भी है। इसके अलावा आपको मोबाइल के साथ जो फ्री मिलता है आप वो भी लगा के काम कर सकते हैं इसमें। तो माइक्रोफोन क्या करता है, आपकी आवाज़ को कंप्यूटर के अंदर फीड कर देता है। तो ये क्या है, इनपुट डिवाइस हो गया। इमेज देख के समझ गए हैं कि ये क्या है, वेबकैम है। ये क्या करता है, आपकी वीडियो को ले करके आप इससे चैट करते हैं या वीडियो कॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सब काम होता है इससे। तो ये भी इनपुट डिवाइस है। फिर है बार कोड रीडर। ये निशान आपके लिए नया नहीं होगा, हर जगह दिख जाता है। यदि आप मॉल में जाते हैं या किसी भी ब्रांडेड अगर आप बुक खरीदते हैं या फिर आप स्पीड पोस्ट करने जाते हैं, तो हर जगह यही बार कोड इस्तेमाल होता है। हर जगह ये आपको मिल जाएगा, हर प्रोडक्ट पे प्रिंट होता है। तो मॉल में जब आप सामान खरीद लेते हैं तो ये ऐसा ही एक बार कोड रीडर होता है। वो उस बार कोड पे जैसे ही एक बार रेड कलर की लाइट छोड़ता है तो वो रीड कर लेता है मशीन, सिस्टम अपने आप ले लेता है कि आपका ये सामान है, उसका प्राइस वगैरह सब अपने आप आ जाता है। तो बार कोड रीडर आपके लिए अनजाना नहीं है। अगर आप ब्रांडेड बुक रखते हैं तो आपने पीछे उसके देखा होगा, ऐसा ही एक बार कोड बना होता है हर बुक पे। इसके अलावा स्पीड पोस्ट में भी इसी से यही बार कोड बना होता है। तो ये आपको हर जगह दिख रहा है, तो आपके लिए अनजाना बिल्कुल भी नहीं है। तो बार कोड रीडर आप समझ गए। अगला है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर्स रिकॉग्नाइजेशन। OCR क्या है, ये आपको नॉर्मल लाइफ में नहीं मिलता है। इसका काम क्या है, ये टाइप किए हुए डेटा के साथ साथ हाथ से लिखे डेटा को भी पढ़ सकता है। इसका प्रयोग कागजी रिकॉर्ड को इलेक्ट्रिक फाइलिंग करने के लिए होता है। तो आप ये डिवाइस को देख करके आप समझ रहे होंगे कि ये क्या है। ये
हमारे इस्तेमाल के लिए नहीं है नॉर्मली। ये क्या है कि जैसे जो हमारे जो गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो अपनी पुरानी फाइल्स को डिजिटल फॉर्म में जब चेंज करते हैं तो इसी के थ्रू करते हैं। तो क्योंकि वो सब हाथ से लिखा होता है या टाइप मशीन से लिखा होता है, तो इसी के थ्रू से पूरा रीड कर करके उसकी सॉफ्ट कॉपी सिस्टम में एक इमेज वो बना लेते हैं। तो OCR भी अब आपको समझ में आ गया होगा। OCR का फुल फॉर्म पूछता है, बाकी नहीं पूछता कि इसका काम क्या है। तो OCR का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर्स रिकॉग्नाइजेशन। फिर है माइकर, ये बहुत ज़्यादा पूछता है, माइकर कोड क्या है। तो इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिए, फुल फॉर्म ही पूछेगा जब भी पूछेगा। माइकर का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये भी पूछ लेता है कि माइकर का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है बैंकिंग में। ये एक मैग्नेटिक इंक से लिखा हुआ कोड होता है जिससे मशीन बहुत आसानी से रीड कर लेता है। और बहुत चेक वगैरह जब आप देखते होंगे तो आप उसमें देखते होंगे कहाँ पे माइकर कोड है, ये आपको मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। तो ये जितने भी चेक होते हैं सब पे माइकर कोड होता ही होता है। तो ये भी आप इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिए, ये भी इनपुट डिवाइस है। अगला है OMR। ये तो अगर आपने ऑफलाइन एग्ज़ाम दिया है तो आपके लिए बिल्कुल पहचाना हुआ है, आपने इसमें बहुत भरा होगा, काफ़ी कलर भी किया होगा। फुल फॉर्म याद कर लीजिए, ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या कहीं भी कोई भी फॉर्म भरा है, काफ़ी जगह ये मिलता है, OMR शीट। अगला है लाइट पेन। लाइट पेन किस काम आता है? ये भी हमारी नॉर्मल लाइफ में इस्तेमाल नहीं होता है। इसका इस्तेमाल सीधे कंप्यूटर के स्क्रीन पर कुछ लिखने या चित्र बनाने के लिए होता है। जैसा कि बगल वाली इमेज में आप देख रहे हैं यहाँ पे कि कैसे ये इस्तेमाल हो रहा है। और ये लाइट पेन है, जिसे कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया जाता है। तो लाइट पेन बस पूछता है कि इनपुट डिवाइस है या नहीं, उतना ही याद रखना है आपको। फिर है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपके हाथ में भी इस समय टच स्क्रीन ही होगा जो मोबाइल आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम टच स्क्रीन के थ्रू इंस्ट्रक्शन देते हैं। अच्छा, टच स्क्रीन जो होती है ये दोनों के, वैसे तो हम कहते हैं कि ये इनपुट डिवाइस है, लेकिन ये आउटपुट भी है, क्योंकि जो हम इंस्ट्रक्शन उसे देते हैं वो हमको स्क्रीन पे दिखाता भी रहता है आउटपुट में। तो ये दोनों का ही काम करता है, लेकिन नॉर्मली हम इसे इनपुट डिवाइस मानते हैं। लेकिन काम ये दोनों करता है, इनपुट भी कर रहा है, आउटपुट भी कर रहा है। तो अगर कभी कुछ घुमा के सवाल पूछ ले तो आप इतना थोड़ा दिमाग में रखिएगा। और विंडोज़ 10 जो आया है, ये पहला विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटर का जो कि टच स्क्रीन पे भी काम करता है। इससे पहले के जो विंडोज़ आते थे कंप्यूटर के, वो टच स्क्रीन के लिए नहीं होते थे। ये पहला ऐसा बना है जो टच स्क्रीन के लिए भी है। और अगर आपने बैंक से पैसा निकाला होगा तो आपने इसको इस्तेमाल किया ही होगा, इसीलिए मैंने SBI का लगाया है, देश का सबसे बड़ा जो सरकारी बैंक है। तो आप टच कर करके ही सारा पैसा निकलते हैं, सारे इंस्ट्रक्शन आप उसे टच के थ्रू ही देते हैं। तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस अब हमारा खत्म, और अब हम आते हैं आउटपुट डिवाइस पे। परिभाषा मैंने आपको पहले ही बता दी थी। आउटपुट डिवाइस वो होती है जो कंप्यूटर डेटा प्रोसेस करने के बाद जिनके माध्यम से हम रिजल्ट देखते हैं। तो आउटपुट डिवाइस का सबसे बढ़िया जो एग्जाम्पल है वो क्या है? मॉनिटर। मॉनिटर सबसे अच्छा आउटपुट डिवाइस है। अब मॉनिटर में भी अब कई क्वालिटी आती है। जो सबसे पुराना जो डब्बा जो मॉनिटर आता था उसे हम CRT मॉनिटर कहते थे। फुल फॉर्म याद रखिएगा, कैथोड रे ट्यूब। और आजकल जो मॉनिटर आ रहे हैं सब फ्लैट आ रहे हैं बिल्कुल। तो उसमें दो है, एक LCD आता है और TFT आता है। तो LCD का फुल फॉर्म याद रखिएगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ये बनावट का दोनों का फ़र्क होता है, तो ये उसी हिसाब से नाम भी है उसका। तो ये LCD में क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है, इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है। और TFT में क्या होता है? छोटे छोटे ट्रांजिस्टर से इसका स्क्रीन मिलके बना होता है, इसलिए इसे TFT कहा जाता है।
थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। दूसरा इनपुट डिवाइस है हमारा सबसे अच्छा, वो है प्रिंटर। तो प्रिंटर दो तरीके के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर होता है और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। ये दोनों को मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ, आपको लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? आपने टाइप मशीन देखी है? टाइप मशीन कैसे काम करता है? उसमें जितने भी कीबोर्ड पे जो भी होता है ABCD लेके उससे 1 2 या कोई निशान है या कुछ भी है, तो उन सब के लिए एक अलग से लोहे का एक बटन होता है जिस पे वो प्रिंट होता है। जैसे कहीं A लिखा होगा, B लिखा होगा, C लिखा होगा, सब लिखा होता है। और जब आप वो बटन प्रेस करते हैं तो वो जाके उठता है और एक रिबन होता है जिस पे इंक लगा होता है और उसके बाद आपका पेज लगा होता है। तो जैसे अगर आपको A लिखना है तो जैसे ही आप A प्रेस करेंगे तो A जिस लोहे के उस पे लिखा होगा तो वो रिबन पे जाएगा और रिबन पेपर पे पड़ेगा और A लिख जाएगा। तो इस तरीके से टाइप मशीन काम करता था। इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं ये बिल्कुल इसी तरीके से काम करते हैं। इनमें भी हर लेटर लिखा होता है और एक रिबन लगा होता है, रिबन की दूसरी ओर पेपर होता है और आप जो भी टाइप करते हैं तो वो इसी तरीके से टाइप करता है। तो ये क्या करता है, बहुत शोर करता है। अब पुराने अगर आपने टाइप मशीन देखा होगा तो जब उस पर टाइप करते हैं तो बहुत आवाज़ आती है, लेकिन आप कंप्यूटर पे आप टाइप करते हैं तो आवाज़ नहीं आती है, क्योंकि दोनों के काम करने का तरीका अलग अलग है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर से भी बहुत शोर होता है। अगर ये चलेगा तो पूरे कमरे में आवाज़ आती रहेगी पूरे टाइम तक। तो इसका सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। तो ये पूछता है इम्पैक्ट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये इतना याद रखिएगा। डिसेबल प्रिंटर नहीं पूछेगा, बस डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर पूछता है, इम्पैक्ट प्रिंटर पूछता है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के काम करने का तरीका वही है जो इम्पैक्ट प्रिंटर का है। एक रिबन होगा, उसके इधर लेटर्स होते हैं जो कि प्रिंट करते हैं। जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, इम्पैक्ट ये नहीं डालता है, इसीलिए इसको नॉन इम्पैक्ट कहा जाता है। ये 3 तरीके होते हैं। पहला है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर क्या होता है? ये क्या करता है, बस ये तीनों के प्रिंट करने का तरीका के हिसाब से है ये। तो क्योंकि तीनों 3 तरीके से प्रिंट करते हैं इसीलिए 3 नाम है। तो इंकजेट में क्या होता है कि एक जेट से इंक का फव्वारा चलता है और वो उस फव्वारे से स्प्रे से प्रिंट करता है, इसीलिए इसे इंकजेट प्रिंटर कहा जाता है। जो लेज़र प्रिंटर है इसमें लिक्विड इंक भरी जाती है इंकजेट प्रिंटर में। जो लेज़र प्रिंटर है ये लेज़र से प्रिंट करता है और इसमें क्या होता है, एक सूखा पाउडर इसके में भरा जाता है प्रिंट करने के लिए और वो उससे प्रिंट करता है लेज़र प्रिंटर। आज की डेट में सबसे ज़्यादा लेज़र प्रिंटर यूज़ हो रहा है। थर्मल प्रिंटर क्या होता है? थर्मल प्रिंटर एक बिल्कुल छोटा डिवाइस होता है जो कि थर्मल से प्रिंट करता है। वो हीट होता है और उसी से प्रिंट कर देता है। तो ये बिल्कुल छोटी पर्चियाँ जिनसे निकलती हैं जिन कंप्यूटर डिवाइसेस से, ये उन्हीं के लिए है। जैसे कि आप ATM से जो आप स्लिप निकालते हैं वो भी थर्मल प्रिंटर है। इसके अलावा बैंक में अगर आप लाइन लगाते हैं तो उससे जो निकलता है वो भी थर्मल प्रिंटर है। तो आपको कई जगह थर्मल प्रिंटर मिल जाता है। बहुत छोटा सा डिवाइस होता है, छोटी सी पर्ची निकलती है इससे। तो प्रिंटर आज आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा आउटपुट डिवाइस क्या है? स्पीकर। इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके कंप्यूटर में जो भी साउंड के लिए जो भी डिवाइस होगा, जो भी फाइल होगी, आप स्पीकर के थ्रू से सुन सकते हैं। तो ये भी आउटपुट डिवाइस है। अगला है प्लॉटर। प्लॉटर क्या होता है? ये प्रिंटर का बड़ा भाई है। तो आप इसको देख कर के ही समझ रहे होंगे कि एक जगह ये रोलर में पेपर लगा हुआ है काफ़ी बड़े साइज़ का और इसे जब आप इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो प्रिंट कर देता है। आप सड़कों पे जब चलते होंगे तो किनारे जितने भी बैनर पोस्टर बड़े बड़े प्रोडक्ट के या फिर नेताओं के या किसी के भी जो लगे होते हैं वो सारे के सारे प्लॉटर से ही प्रिंट होते हैं।
तो प्लॉटर छोटी चीज़ को प्रिंट करने के लिए नहीं होता है, बड़ी चीज़ को प्रिंट करने के लिए होता है। वीडियो में हम जानने वाले हैं स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं और कई सारी स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में भी जानेंगे कि वो कैसे वर्क करती हैं और उनकी स्टोरिंग पावर यानी कि कैपेसिटी कितनी होती है, कितने जीबी या एमबी तक का डेटा वो स्टोर कर सकती हैं। तो स्टोरेज डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिसमें हम अपने डेटा या प्रोग्राम को स्टोर करके रखते हैं, जिससे कि फ्यूचर में हमें कभी उस डेटा की ज़रूरत पड़े तो हम उसका यूज़ कर सकें। और स्टोरेज डिवाइसेस को हम सेकेंडरी स्टोरेज भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो डेटा होता है वो कंप्यूटर की मेमोरी में पहले स्टोर होता है, उसके बाद इसमें स्टोर होता है। फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप वगैरह स्टोरेज डिवाइसेस के एग्जांपल्स होते हैं। ठीक है, तो हार्ड डिस्क ड्राइव के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव जो होती है वो डेटा को स्टोर करने का काम करती है। हार्ड डिस्क ड्राइव को हम नॉर्मली हार्ड ड्राइव या फिक्स्ड ड्राइव भी बोलते हैं। और ये जो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है ये ऑलरेडी कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट होती है, ठीक है, इंजेक्ट होती है। और इसकी वर्किंग कैसी होती है, ये जो होता है कि एक प्लेटर्स कहलाने वाली एक घूमती हुई एक डिस्क होती है जिसमें ये डेटा को मैग्नेटिक टाइप से स्टोर कर दी जाती है। और इसकी जो फाइल एक्सेस करने की स्पीड होती है वो फ्लॉपी डिस्क की मुकाबले 20 गुना ज़्यादा तेज़ होती है। और पर्सनल कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क होती है वो 40 MB से लेकर के या 40 GB से लेकर के 180 GB या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। ये मैटर नहीं करता कि कितनी भी हो सकती है उसकी हार्ड डिस्क ड्राइव। 500 GB, 1000 GB यानी 1 TB या 2 TB वगैरह भी हो सकती है। और हार्ड डिस्क ड्राइव आपकी कुछ इस तरह से दिखती है, ठीक है। तो अभी हमने हार्ड डिस्क ड्राइव के बारे में जान लिया, अभी हम जान लेते हैं कि मैग्नेटिक टेप क्या होता है। मैग्नेटिक टेप भी होता है वो एक डेटा स्टोर करने का एक डिवाइस है। इसमें क्या होता है, एक 1/2 इंच की एक प्लास्टिक की बिना जोड़ वाली पट्टी होती है जिस पर फेरोमैग्नेटिक पदार्थ की एक परत चढ़ाई जाती है और इस पट्टी को हम टेप बोलते हैं, ठीक है, टेप बोलते हैं हम इस पट्टी को, ठीक है। और टेप की जो लंबाई होती है वो 400 फीट, 800 फीट, 1200 फीट या 2400 फीट हो सकती है। टेप पर जो डेटा होता है वो मैग्नेटाइज्ड या नॉन मैग्नेटाइज्ड पॉइंट्स के रूप में राइट किया जाता है। और एक वर्ड को राइट करने के लिए 7 बिट या 9 बिट का कोड यूज़ करते हैं। तो मैग्नेटाइज या नॉन मैग्नेटाइज पॉइंट्स जो होते हैं वो लाइंस टेप की लंबाई के पैरेलल बन जाती हैं और इन्हीं लाइंस को हम ट्रैक्स बोलते हैं। मैग्नेटिक टेप आपका कुछ इस तरह से दिखाई देता है, ठीक है। तो अभी हम आगे चलते हैं और जान लेते हैं फ्लॉपी डिस्क क्या होती है। फ्लॉपी डिस्क को हम नॉर्मली फ्लॉपीज़ या डिस्कटीज़ बोलते हैं, ठीक है। और इनका यूज़ जो होता है वो सॉफ्टवेयर या डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए ही होता है। और इनकी कैपेसिटी जो होती है बहुत ही कम होती है, इसलिए इनको छोटा बैकअप क्लियर करने के लिए ही यूज़ किया जाता है। इसको जो है वो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव से रीड और राइट किया जा सकता है। अभी हम जान लेंगे कि फ्लॉपी डिस्क ड्राइव क्या होती है। और जो फ्लॉपी डिस्क का साइज़ होता है वो 5.25 या 3.5 इंच में अवेलेबल होता है। आपकी स्क्रीन पर फ्लॉपी डिस्क शो हो रही होंगी। तो अभी हम जान लेते हैं कि फ्लॉपी डिस्क ड्राइव क्या होती हैं। जैसा कि अभी बताया कि फ्लॉपी डिस्क ड्राइव से फ्लॉपी डिस्क के डेटा को रीड और राइट किया जाता है। ये आजकल इतनी ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, लेकिन जब भी हम डेटा को शेयर करते हैं तो ये ज़्यादा ही यूज़फुल मानी जाती हैं। और सभी जो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होती हैं उनके आगे एक एलईडी लगी होती है जिसमें जैसे ही हम फ्लॉपी डिस्क एंटर करते हैं, एक्सेस करते हैं, तो ये एलईडी जल जाती है। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव कुछ आपकी इस तरह से दिखती है, आपकी स्क्रीन पर शो हो रही होगी, ठीक है। तो अभी हम जान लेते हैं कि फ्लैश मेमोरी क्या होती है। नॉर्मली फ्लैश मेमोरी जो है वो पेन ड्राइव को ही हम बोलते हैं और पेन ड्राइव भी इसका एक मेन एग्जाम्पल है। फ्लैश मेमोरी जो है वो नॉन वोलेटाइल कंप्यूटर स्टोरेज होती है जिसमें डेटा को हम परमानेंटली स्टोर करके रख सकते हैं। मेमोरी कार्ड वगैरह, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, मोबाइल और डिजिटल कैमरा में इसका हम यूज़ करते हैं। ये जो है एक्सटर्नल स्टोरेज होते हैं और इनको हम यूएसबी पोर्ट से कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन में लगा सकते हैं। इनकी जो स्टोरिंग पावर होती है यानी कि कैपेसिटी होती है वो 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। आपकी स्क्रीन पर एक फ्लैश मेमोरी शो हो रही है, पेन ड्राइव, तो ऐसी दिखती है आपकी कुछ फ्लैश मेमोरी, ठीक है। तो आगे चलते हैं और हम जान लेते हैं कि सीडी क्या होती है। सीडी रोम, नॉर्मली हम लोग इसको सीडी के नाम से ही जानते हैं। तो इसका पूरा नाम जो होता है वो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी होता है जिसमें केवल डेटा को रीड ही किया जा सकता है, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है।
और ऐसी कॉम्पैक्ट डिस्क है जिसको कंप्यूटर द्वारा एक्सेस करने के योग्य डेटा होता है। ठीक है, इनका यूज़ जो होता है वो गेम्स और मल्टीमीडिया एप्लीकेशन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए होता है। ठीक है, CD रोम की जो कैपेसिटी होती है, स्टोरिंग पावर होती है, वो 650 या 700 MB की होती है। आपकी स्क्रीन पर CD रोम शो हो रही होगी। और CD रोम को कैसे यूज़ करते हैं, किस में यूज़ करते हैं, वो अभी हम आगे जानेंगे। तो CD रोम को जो है वो CD रोम ड्राइव के द्वारा उसके डेटा को एक्सेस किया जाता है, मतलब उसके डेटा को रीड करते हैं या राइट करते हैं। ज़्यादातर जो भी ये CD रोम ड्राइव होती हैं वो ऑलरेडी पहले से ही इंजेक्ट होकर आती हैं कंप्यूटर वगैरह में। ठीक है, और CD ड्राइव पर एक नंबर लिखा होता है, जैसे कि 16X, 40X या 52X। तो इसका मतलब ड्राइव की स्पीड से होता है कि जितने ज़्यादा उस पर नंबर्स लिखे होंगे, ये जैसे कि 16X है और 40X है, तो इसमें 40X ज़्यादा फास्ट वर्क करेगी। और X का मतलब होता है कि ओरिजिनल CD स्टैंडर्ड के मुकाबले ड्राइव को कितना रेट ट्रांसफ़र करेगी। तो CD रोम ड्राइव आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है, कुछ इस तरह की होती है CD रोम ड्राइव। ठीक है, तो आगे चलते हैं और हम जान लेते हैं कि CDR क्या होता है। तो CDR जो है वो भी एक CD की तरह हो सकता है, मतलब CD की ही तरह होता है, जिस पे हम डेटा को रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कि टेक्स्ट वगैरह, ग्राफिक्स, ऑडियो वगैरह रिकॉर्ड करते हैं। इसके एक हिस्से पर डेटा को राइट किया जाता है और उसके बाद दूसरे हिस्से पर डेटा को राइट किया जाता है। लेकिन इसमें हम एक बार अगर रिकॉर्ड कर लिया तो उसको इरेज नहीं कर सकते हैं। और CDR यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल को हम CD रोम ड्राइव के द्वारा रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो CDR के बाद CDRW क्या होता है, कॉम्पैक्टर डिस्क री राइटेबल। तो इसमें क्या होता है, हम डेटा को राइट भी कर सकते हैं और उसके बाद इरेज करके दोबारा राइट कर सकते हैं। सिंपली CD की तरह ही ये होती है। पहले इसे इरेजेबल CD बोलते थे हम। और इसकी जो राइटिंग जो कैपेसिटी होती है, मतलब इसमें डेटा जो है वो 700 MB तक का हम रख सकते हैं। इस ड्राइव में जो होता है 52X तक राइट स्पीड, 32X तक रीराइट स्पीड और 52X तक रीड स्पीड होती है। इसको हम सिंपली 52/32/52 लिखते हैं। ठीक है, तो CDRW हमने जान लिया। अभी हम जान लेते हैं कि DVD रोम ड्राइव क्या होती है। तो DVD रोम ड्राइव क्या होती है, ये भी CD की तरह ही होती है, लेकिन इसमें जो कैपेसिटी होती है, इसकी स्टोरिंग कैपेसिटी वो CD से ज़्यादा होती है। CD की 650 से 700 MB तक की होती है कैपेसिटी, और इसकी कैपेसिटी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, 1 GB से लेकर के और कई ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, रीड ओनली का मतलब होता है कि डिस्क में स्टोर इन्फॉर्मेशन को हम बदल नहीं सकते, जो है वो वही रहेगा। और इनका साइज़ जैसा कि बताया रोम डिस्क की तरह ही होता है, लेकिन इसमें बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर हो सकती है।